प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम आज फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो 1 से 6 जो चैप्टर थे उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम 7 चैप्टर से शुरू करके आपका कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैमाने के प्रतिफल एक अवधारणा है। पैमाने का जो प्रतिफल है वो अल्पकालीन धारणा है या दीर्घकालीन? तो पैमाने का प्रतिफल है वो दीर्घकालीन अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 2, घटते बढ़ते अनुपात का नियम डैश में लागू होता है। तो घटते बढ़ते अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, घटते प्रतिफल का नियम अधिकतर डैश पर लागू होता है। तो ये कृषि पर लागू होता है। आप ये ध्यान में रखें, घटते प्रतिफल का मतलब है कि जिस मात्रा में आपने उत्पादन के साधन लगाए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम या कोई भी जो साधन लगाए हैं, तो उनसे जो रिटर्न मिल रहा है वो उस मात्रा से कम मिल रहा है जिस अनुपात में आपने साधनों में वृद्धि करी है। तो ये ज़्यादातर जो घटते प्रतिफल का नियम है वो प्रकृति पर ज़्यादा लागू होता है। तो जो कृषि है वो प्राकृतिक कारकों पर डिपेंड करती है, इसलिए घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश केवल दीर्घकालीन संभावना है। कारक का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। जो पैमाने का प्रतिफल है वो दीर्घकालीन संभावना है, कारक का प्रतिफल है वो अल्पकाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य रूप से उत्पादन में प्रकृति जो कार्य करती है उस पर प्रतिफल का नियम लागू होता है। अभी हमने करा था कि जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रकृति कार्य करती है तो उस पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। भूमि तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के फलस्वरूप यदि सीमांत उत्पाद समान रहता है तो यह कौन सा नियम कहलाता है? तो जिस मात्रा में आपने भूमि और पूंजी में वृद्धि करी है और सीमांत उत्पादन भी उतनी ही समान रहता है तो उसे हम समान प्रतिफल का नियम कहते हैं। अगर भूमि और पूंजी में की मात्रा में जो वृद्धि करी है उससे कम सीमांत उत्पाद रहता है तो उसे हम घटते प्रतिफल का नियम बोलते हैं। अगर समान उत्पाद अधिक होता है तो उसे हम बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि भूमि के एक टुकड़े पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाए तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन में अनुपातिक जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? तो भूमि के एक जमीन टुकड़े पर मान लो जो फिक्स कारक है उस पर हम पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा लगाएंगे तो एक निश्चित समय के बाद जो उत्पादन में वृद्धि होगी वो कम होगी, घटती हुई जाएगी, इसलिए इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो ये कम होगी। यदि सीमांत उत्पाद घटता है, कुल उत्पाद बढ़ता है तो इस स्थिति में प्रतिफल का नियम लागू होता है। सीमांत उत्पाद घट रहा है और कुल उत्पाद बढ़ रहा है, तो जो सीमांत उत्पाद है वो घटती दर से जब सीमांत उत्पाद घटता है तो जो कुल उत्पाद है वो घटती दर से बढ़ता है, इसलिए इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लागत से लिए गए हैं। तो स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं द्वारा लगाए गए साधनों की जो लागत है उसे क्या कहते हैं? ऐसे साधन जो भी उत्पादक है या उद्यम करता है वो अपने ही साधनों का अगर प्रयोग करता है तो वो उसकी निहित लागत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रमिक कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च क्या कहलाते हैं? बंदी या परिवर्तनशील? तो बंदी लागत वो लागत होती है जो उत्पादन में चेंज होने से कोई चेंज नहीं होता। उत्पादन अगर जीरो है तब भी कुछ ना कुछ बंदी लागत होती है, जैसे कि किराया है या स्थायी कर्मचारियों की जो मजदूरी है वो। और जो प्रवृत्ति लागत होती है वो उत्पादन के साथ कच्चे माल के साथ बढ़ती रहती है। तो परिवर्तनशील साधनों की वजह से जो लागत होती है उसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो श्रमिक कच्चे माल हैं उनका खर्चा बढ़ता रहता है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, तो उत्पादन के साथ ये बढ़ते हैं। और उत्पादन अगर कम है तो कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होगी या कम होगी। तो इस तरह जो ये लागत होती है ये परिवर्तनशील लागत होती है जो उत्पादन के साथ चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, औसत बंदी लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर रहती है। तो औसत बंदी लागतें हैं वो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर घटती रहती हैं, क्योंकि जो औसत फिक्स कॉस्ट है हमारी, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी होती है। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है,
प्रोडक्शन जितना भी हो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सेम रहेगी, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो उत्पादन के साथ लगातार घटती रहती है। तो पहले जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटती रहती है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा घटती हुई। एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटती है, लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो समान रहती है, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होने से लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो कुल उत्पादन में जो चेंज होता है, कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी वो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट में वृद्धि करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो वृद्धि होती है वो हमारी सीमांत कॉस्ट कहलाती है। तो कुल उत्पादन में चेंज होने की वजह से हम इसको मापते हैं, तो जो आंसर होगा वो कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, औसत लागत वक्र डैश होता है। तो औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है कि जो एसी वक्र है वो यू आकार का क्यों होता है। तो एसी वक्र है वो एएफसी और एबीसी का जोड़ होती है। जो एएफसी है वो अभी आपने देखा था एल आकार लगातार घटती रहती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी यू आकार का होता है। तो उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जो एसी है वो यू आकार का होता है। दूसरा जो एसी वक्र है वो घटते बढ़ते नियम पे होता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, पहले जो हमारी लागत है वो घटती है, न्यूनतम पॉइंट आने के बाद वो जो लागत है दोबारा बढ़ना शुरू होती है। तो इसलिए जो एवरेज कॉस्ट है वो यू आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बंदी व परिवर्तनीय लागत का अंतर डैश में पाया जाता है। तो बंदी और परिवर्ती लागत जो है उनमें जो अंतर है वो अल्पकाल में पाया जाता है। दीर्घकाल में सभी लागतें हैं वो परिवर्तनशील लागतें होती हैं, क्योंकि सभी जो कारक हैं, सभी जो साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं दीर्घकाल में, और दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल लागू होता है। जबकि अल्पकाल में 2 तरह की लागत होती है, बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत। तो जो बंदी लागत और परिवर्तनशील में जो अंतर है वो सिर्फ अल्पकाल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के रहता है। आपको बताना है नीचे या ऊपर। तो जब एवरेज कॉस्ट है हमारी वो घट रही होती है, एवरेज कॉस्ट है हमारी यू आकार की होती है। तो जब एवरेज कॉस्ट करो घट रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे होती है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एसी वक्र के उसके न्यूनतम पॉइंट पर कट करके ऊपर बढ़ती है। तो जब कॉस्ट घट रही होती है एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी उस समय नीचे होती है, एवरेज कॉस्ट से नीचे होती है, यानी कि उससे ज़्यादा कम होती है। और जैसे ही वो मिनिमम पॉइंट को टच करती है उसके बाद जो एमसी है वो एसी से ज़्यादा होती है। तो शुरू में जब वो घट रही होती है तो वो नीचे होगी। अतिरिक्त लागत का संबंध डैश लागत से है। जो एक्स्ट्रा लागत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर। अब हम जो फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं वो रेवेन्यू की कर रहे हैं। जो औसत आगम है, टोटल रेवेन्यू है, यानी कि टीआर है, एमआर है और एआर है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो जो एआर है वो होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू डिवाइड में क्यू होता है। क्यू का मतलब यहाँ क्वांटिटी है और टी का मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइड में क्यू। और जो एमआर होता है हमारा वो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू होता है। इसी तरह जो टी आर है टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू ये बताता है कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा से बेचने के बाद कितनी प्राप्ति होती है। तो जो क्यू इंटू पी होता है हमारा टी आर, और कीमत को ही हम ए आर बोलते हैं। ए आर हमेशा प्राइस के बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर एम आर के बराबर होता है, और जो ए आर होता है वही प्राइस होता है।
क्योंकि जो टी आर है वो पी इंटू क्यू होता है और जो ए आर है वो टी आर बटे क्यू होता है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें ए आर इक्वल होगा पी इंटू क्यू, तो डिवाइड में क्यू फॉर्मूले वाला, तो क्यू से क्यू कैंसिल होने पे ए आर बराबर प्राइस। तो हमें याद रख लेना चाहिए ए आर और प्राइस दोनों सेम ही होते हैं। अगर कीमत गिवन है तो वो ए आर के बराबर होगी। तो अगर ए आर गिवन है तो वो प्राइस के इक्वल होगा। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। आगे हम परफेक्ट कंपटीशन के अलावा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देखेंगे कि ए आर और एम आर कैसे होते हैं। मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो मोनोपोली है उनमें जो ए आर और एम आर है उनके बीच में गैप कम होता है, यानी कि कम लोचदार होते हैं। जबकि मोनोपोली कंपटीशन में एकाधिकारी प्रतियोगिता में, जिसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, उसमें जो ए आर और एम आर हैं वो अधिक लोचदार होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस होता है। और अब परफेक्ट कंपटीशन में हमने अभी देख लिया कि वो ओ एक्स के पैरेलल होता है। ए आर और एम आर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और ए आर एम आर के बराबर होता है, जिसको हम पी भी बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए आर इक्वल है, फॉर्मूला बताना है। ए आर इक्वल है डैश क्यू, तो जो ए आर होता है वो टी आर डिवाइड में क्यू होता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो टी आर होगा। औसत प्रति इकाई उत्पादन की डैश होती है, अभी किया था, जो एवरेज रेवेन्यू होती है वो कीमत के बराबर होती है। तो एवरेज रेवेन्यू को हम कीमत भी बोलते हैं। ए आर वक्र के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, वो कुल आगम कहलाता है। क्योंकि जो अभी हमने करा था कि जो ए आर है वो टी आर डिवाइड में क्यू है और यहाँ हम क्वांटिटी ले रहे हैं या हम कॉस्ट ले रहे हैं। तो जो हमारा ए आर है, ए आर के नीचे अगर जो एरिया है अगर हम उसको क्यू से डिवाइड करेंगे तो वो तो टी आर के इक्वल होगा। तो ए आर वक्र के नीचे जो भी क्षेत्र होगा वो टी आर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में डैश होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर या ए आर बराबर है एम आर। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो ए आर है वो एम आर के बराबर होता है और वो ओ एक्स के पैरेलल होता है। ये आपको याद रखना है, एक नंबर में कई बार आ जाता है कि जो ए आर एम आर है वो किसके बराबर हैं, तो वो ओ एक्स के समानांतर होते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ ए आर बराबर होता है एम आर के। नेक्स्ट पूछ रखा है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू किसके बराबर है, वो एम आर के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के। क्वेश्चन नंबर 6, एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर एम आर के सापेक्षित लोचदार होता है। तो एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता है वो अधिक लोचदार होता है, जबकि जो एकाधिकार है वो कम लोचदार होता है। ये हमने अभी करा भी था। एकाधिकार में जो ए आर और एम आर होते हैं उनकी स्लोप कम होती है, जबकि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में हो उसमें ए आर और एम आर ज़्यादा स्लोप के होते हैं, यानी कि अधिक लोचदार होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकारी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में ए आर एम आर वक्र के क्या होते हैं, बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो जो ए आर और एम आर है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। बराबर तो पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, तो जो आंसर होगा वो भिन्न होगा। नेक्स्ट चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाजार जिसमें समरूप वस्तुओं का विनिमय होता है डैश प्रतियोगिता बाजार कहता है। तो ऐसा बाजार जिसमें समरूप वस्तुएं मिलती हैं उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। कुल आय और कुल लागत का अंतर कहलाता है। कुल आय यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है उसके अंतर को हम लाभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह बिंदु जिस पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम समस्तर बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ अलाभ या समस्तर बिंदु होता है जब ए आर बराबर होता है ए सी के। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल रेवेन्यू
माइनस टोटल वेरिएबल कोस्ट। अगर टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कोस्ट को माइनस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम सकल लाभ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश बंद बिंदु के बिंदु पर होता है। ऐसा बिंदु जिस पर जो फर्म है उत्पादन करती हैं तो वो ऐसा होता है, अगर किसी भी फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होती है तो वो उत्पादन जारी रखती है, लेकिन अगर उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलती है तो वो उत्पादन करना बंद कर देती है। तो कीमत अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो उसे हम बंद बिंदु कहते हैं। तो प्राइस बराबर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, उसे हम बंद बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लाभ की स्थिति में डैश होता है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में जो TR है वो TC के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर